हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 11th का टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का जून से जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का टर्म 2 का, उस टर्म 2 का अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर का सेट 1 में आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से मॉडल पेपर अपलोड कर दीजिए। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मॉडल पेपर अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटेंसी का क्लास 11th अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर का सेट 1 का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछा है, चाहे वो थ्योरी पूछा गया है या लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा गया है, सारे थ्योरी या लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है, ताकि हिंदी स्टूडेंट्स और इंग्लिश स्टूडेंट्स दोनों ही एक ही बार में जो है वो अकाउंटेंसी का तैयारी कर ले। ठीक है। इतना ही नहीं, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझाया है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया है, ताकि आप एग्जाम्स के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ले। ठीक है। जितना भी जैक ने मॉडल पेपर डाला है, सारे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और सारे मॉडल पेपर को करना जरूरी है, क्योंकि उसी मॉडल पेपर के बेस पे ही आप लोगों का जो है वो टर्म 2 का एग्जाम जो है वो होगा और उसी बेस पे जो है आप लोगों का एग्जाम जो है वो पूछा जाएगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मॉडल पेपर को अच्छे से करके रखिएगा। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को डिटेल्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, बातें सत्य बहुत हो गई। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का जो अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होगा वो 40 नंबर का एग्जाम होगा और 1.5 घंटा का होगा। सारे सब्जेक्ट्स का जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो एग्जाम 40-40 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे का 1.5 आवर 90 मिनट का जो है आप लोगों का एग्जाम होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पैटर्न को समझ जाना कि आखिरकार किस तरीके से आप लोगों को जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अच्छा से समझना, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो यहां गौर करना, या मैं यहां लिख के समझा देता हूं कि सबसे पहले जो आप लोगों का सेक्शन ए होगा वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट टाइप। यहां 1 से लेकर के 7 नंबर तक क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 1 से लेकर 7, लेकिन 7 क्वेश्चन नहीं, आपको यहां से 5 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी आपको सेक्शन ए से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक। इसके बाद जैसा आप यहां देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन 14 तक ये आपका सेक्शन 20 का क्वेश्चन होगा, 8 से लेकर के 14 तक। और यहां पे भी आप लोगों का 7 क्वेश्चन देगा, लेकिन आप लोगों को 7 क्वेश्चन नहीं बनाना है, 5 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी सेक्शन बी आप लोगों का 15 नंबर का होगा। सेक्शन ए जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर या तो आप 1 वर्ड में दे सकते हैं या 1 सेंटेंस में दे सकते हैं। सेक्शन बी से जो आपको 5 क्वेश्चन बनाना है 3-3 नंबर के लिए, उसका जवाब आप लोगों को कम से कम 50 शब्दों में देना है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स होगा तो ओके, अगर आप थ्योरी लिखते हैं तो उसको एटलीस्ट 50 वर्ड्स में है जो उसको डिस्क्राइब करना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक, जैसा आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक सेक्शन सी होगा। इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन देगा, लेकिन 4 क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं बनाना है। इसमें से आप लोगों को टोटल 3 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर का होगा, यानी 5 दिया 15 नंबर। ठीक है। आया समझ में। सेक्शन ए पूछेगा 10 नंबर का, सेक्शन बी पूछेगा 15 नंबर का और सेक्शन सी 15 नंबर। तो आपको सारा क्वेश्चंस बनाने का जरूरत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चंस को पढ़ना बोर्ड में, और जिस क्वेश्चंस का आंसर आपसे सबसे पहले बनेगा आप उसी को सबसे पहले सोल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनता है वो क्वेश्चंस को आप छोड़ देना। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी से भी 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी से 3 क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ठीक है। चलो अब सेट 1 का क्वेश्चन है, जैसा आप यहां देख सकते हैं, यहां सेट 1 लिखा है। चलो आओ सेट 1 का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों वे में मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। अच्छे तरीके से देख देख के समझना। मैं क्वेश्चंस को आंसर्स लिख करके उसका स्क्रीनशॉट यहां मैं शेयर किया हूं, आप लोग भी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के रखना। ठीक है। चलो आओ, जैसा आप यहां देख सकते हैं, यहां ये लिखा गया है अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस बनाना है, 2 नंबर्स का, यानी 10 नंबर आपको मिलेगा सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन बोला गया है हराश क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो देखो पहले डेप्रिसिएशन का मतलब समझ जाओ। जब किसी भी टंजिबल फिक्स एसेट को जब हम लोग यूज करते हैं, या टंजिबल फिक्स एसेट का जब धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है, तो यूज करने के दौरान या पुराना हो जाने के कारण उसका जो
प्राइस है, उसका जो मूल्य है, उस प्राइस में कमी आने लगता है। किसी भी कारण से अगर किसी भी टंजिबल फिक्स एसेट का अमाउंट अगर कम हो जाता है तो वही कारण उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर मान लो आज 1 जनवरी 2021 है, तो 31 दिसंबर 2022 को देखो क्या हुआ था। आपने 1 जनवरी 2021 को एक फर्नीचर खरीदा था जिसका कीमत 10,000 है। ठीक है, और 31 दिसंबर 2022 को यानी 1 साल के बाद उस एसेट का कीमत हो गया 8,500। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को 10,000 था और 31 दिसंबर 2021 को, माफ कीजिएगा, 21 दिसंबर 2021 को 8,500 हो गया। तो फर्नीचर में कितना रुपया का कमी आ गया? 1,500 रुपया घट गया। तो ये जो 1,500 रुपया फर्नीचर घटा है, इसी को बोलेंगे उस फर्नीचर पे क्या कटा है? डेप्रिसिएशन कटा है। तो कभी भी किसी भी टंजिबल फिक्स एसेट को यूज करने से या रखने से या किसी भी कारण से उस फिक्स एसेट का अमाउंट अगर कम हो जाता है, उसका कॉस्ट अगर कम हो जाता है, तो वही कारण उसका क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, देखो आंसर में भी वही चीजों को बताया गया है कि किसी संपत्ति के प्रयोग या समय बीतने के कारण उसके मूल्य में होने वाली ह्रास, उसके मूल्य में होने वाली कमी को ह्रास कहा जाता है। किसी भी कारण से अगर एसेट का दाम घट गया, किसी भी कारण से अगर एसेट का दाम घट गया तो वो उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। इंग्लिश में देखो क्या लिखा गया है, बोला गया है डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉजेज। किसी भी कारण से अगर फिक्स एसेट का दाम कम हो गया तो वही कारण उसका क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है ह्रास की क्रमागत विधि के 2 गुण लिखिए। राइट टू मेरिट्स ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको मैं बता दूं कि ये जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का 2 इंपॉर्टेंट मेथड होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है, और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड यानी डीबीएम मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, 2 मेथड होता है। तो यहां पे पूछा गया है ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसका क्या मेरिट्स है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो यहां देखो मैंने बताया है, हिंदी में बोला गया है क्या इसका इंपॉर्टेंस है, गुण है। तो बोला गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत ह्रास प्रतिवर्ष घटती जाती है। जब आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन काटते हो तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल कम होते जाता है। ठीक है, दूसरा है आयकर अधिनियम के अंतर्गत इसे मान्यता प्राप्त है, यानी इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके रिगार्डिंग जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी देखो क्या बोला गया है, बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट डिक्रीज एवरी ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और क्वेश्चन पॉइंट 2 पे बोला गया एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट। इसको इनकम टैक्स एक्ट से क्या किया गया है? इसको एक्सेप्ट किया गया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये देखो उसका ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंस है, 2 उसका गुण है, एडवांटेज है उसका। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 पे बोला गया है संचय से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्व। देखो रिजर्व क्या होता है? रिजर्व का मतलब संचय होता है। क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। देखो रिजर्व का मतलब होता है अगर आप एक बिजनेस को चला रहे हो तो आपको भाई ये तो पता नहीं है ना कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा बिजनेस के साथ। हो सकता है अचानक कुछ गुड्स लॉस बाय फायर हो गया या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो गया, किसी भी कारण से फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो फ्यूचर का कोई घटना के लिए, भविष्य के किसी घटना से अपने बिजनेस को डूबने से बचाने के लिए आप क्या करते हो? आपका एक बिजनेस में आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा निकाल करके अलग से एक फंड में जमा करते जाते हो। आपको जो भी प्रॉफिट्स होता है उस प्रॉफिट्स में से कुछ कुछ पैसा निकाल करके एक फंड में पैसा जमा करते जाते हो, इसलिए ताकि फ्यूचर में अगर बिजनेस को किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क होगा तो उस रिस्क के लिए यहां से इस फंड से पैसा निकाला जा सके। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट में से फ्यूचर में बिजनेस को बचाने के लिए अपने प्रॉफिट में से जिस फंड में पैसा जमा किया जाता है वही फंड एक्चुअल में रिजर्व फंड या रिजर्व कहलाता है।
ठीक है। रिजर्व दो तरीके का होता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन बोला है। तो देखो रिजर्व के बारे में यहां पे क्या थ्योरी बोला गया, संचय या संचित का आशय संस्था के लाभ में से भविष्य की ज्ञात या अज्ञात हानियों से के लिए किया गया आयोजन है, इसलिए यह लाभ का विनियोजन कहलाता है और इसी को रिटर्न अर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश में बोला गया ए रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट अननोन फ्यूचर कंटीजेंस, कंटीजेंस मतलब होता है आपका जोखिम, कंटीजेंस और लॉसेस, इट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आगे समझ में, बिजनेस को डूबने से बचाने के लिए अपने प्रॉफिट्स में से जो पैसा एक फंड में जमा किया जाता है वही फंड मेरे लिए क्या कहलाता है, रिजर्व कहलाता है। ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइएगा क्योंकि या स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में थ्योरी पूछा जाएगा। बोला गया है वित्तीय विवरण क्या है, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो वित्तीय विवरण के लिए बता देते हैं, वित्तीय विवरण एक ऐसा विवरण होता है जो एक वर्ष के अंत में एक निश्चित समय में किसी भी वित्तीय संस्था की यानी किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के वित्तीय स्थिति को बताता है। एक साल के बाद में कंपनी के पास कितना एसेट बचा, कितना कैपिटल बचा, कितना लाइबिलिटी बचा, कंपनी को कितना का ग्रोस प्रॉफिट हुआ, कितना का ग्रोस लॉस हुआ, कितना का नेट प्रॉफिट हुआ या कितना का नेट लॉस हुआ, ये बताने के लिए कंपनी जो स्टेटमेंट को बनाता है उसी स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट को बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है उसमें भी यही बोला कि बोला गया है वित्तीय विवरण से आशय ऐसे विवरण से होता है जो एक निश्चित समय में किसी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। ठीक है। चलो आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रत्यक्ष व्यय के 2 उदाहरण दीजिए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 2 तरीके का होता है, ये डायरेक्ट का मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपेंसेस का बात कर रहा हूं। एक्सपेंसेस 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या होता है इनडायरेक्ट? देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस होता है कि जब कभी भी किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में जब हम लोग किसी भी गुड्स को बना रहे हैं तो गुड्स को बनाने तक एक फैक्ट्री के अंदर जो भी पैसा खर्च होता है वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एक बार जब गुड्स बन गया और बन जाने के बाद जब गुड्स बाहर सेल होने के लिए चला गया तो गुड्स सेल के लिए जो भी पैसा खर्च होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल पूछा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरा आता है वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरा आता है कैरेज, ये मेरा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और भी बहुत सारा खर्चा होता है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होता है, आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, या तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री गैस, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारा खर्चा होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे आएगा सैलरी, कमीशन आएगा, ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, रेंट आएगा, ये सारा खर्चा जो होता है, बैड डेब्ट्स आएगा, ये सारा खर्चा जो मेरा होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अपूर्ण लेखा प्रणाली यानी व्हाट इज इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। याद रखना ये जो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसी को क्या बोला जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है यहां से आप लोगों को एग्जाम्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों पूछेगा। आगे थ्योरी भी पूछा गया है, थ्योरी को मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया है। अभी पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिरकार डबल सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो अकाउंटिंग करने का 2 ही सिस्टम होता है। आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का जब अकाउंटिंग करते हो तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को आप 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। एक डबल एंट्री सिस्टम रूल, ठीक है, जो हमने सेट 1 के लिए पहले पढ़ा था। डबल एंट्री सिस्टम यानी जर्नल एंट्री का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको या तो फिर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या तो फिर क्रेडिट साइड, यही डबल एंट्री सिस्टम है। और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ध्यान से समझना सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है।
जब आप कभी भी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जब आप डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही सिस्टेमिक सिस्टम है। इसमें आपको बहुत सारा रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड वही पर्सन कर सकता है जिसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, और जिसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है वो तो डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। और इंडिया जो हमारा कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रिटेलर्स, बहुत छोटे छोटे होलसेलर्स, बहुत ही छोटे छोटे जो है वो शॉपकीपर्स होते हैं। तो ऐसे शॉपकीपर्स भी तो ये चाहेंगे ना कि अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। कुछ नहीं भी होता है तो अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट लॉस इन सब के बारे में जान सके। तो आखिरकार जब वो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और उसको जब अकाउंटिंग नहीं आता है तो वो तो डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग अकाउंट्स नहीं बना पाएगा। तो वो क्या करता है, नॉर्मली एक दूसरा अकाउंटिंग सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके रिगार्डिंग वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करता है, एकदम नॉर्मली बस कैलकुलेट करता है। और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें ना तो किसी तरीके का कोई प्रिंसिपल्स होता है कोई खास, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, और सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम उसको माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसका थ्योरी में क्या बोला गया, पुस्तपालन की वह लेखांकन प्रणाली, पुस्तपालन की वह लेखांकन प्रणाली जो प्रत्येक लेन देनों को एक पहलू का ही लेखा करती है, यानी अर्थात डेबिट और क्रेडिट, उसे ही इकहरी लेखांकन प्रणाली कहा जाता है, इसे ही अपूर्ण लेखांकन प्रणाली कहा जाता है। क्लियर, बोला गया देखो डबल एंट्री सिस्टम के लिए क्या बोला गया, तो बोला गया है दिस इज ए मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग where transactions are recorded in one side means debit or credit. It is known as single entry system or incomplete account record system. ठीक है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को एक साइड में रिकॉर्ड करना ही सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला गया है सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर। तो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है। बोला गया है सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा और इंस्ट्रक्शंस यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सेट ए खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी आएगा। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और टोटल आपको 15 नंबर देगा। ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखो क्या बोला गया है ए फार्म, देखो क्या बोला गया है, ए फार्म बाउट ए मशीनरी फॉर ₹1,75,000 ऑन 1 जनवरी 2018 एंड स्पेंट ₹25,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इफ its life was estimated to be 5 years, its estimated scrap value could be ₹10,000 at the end of the period. Find out the amount of annual depreciation. क्या निकालने बोला जी आपको, निकालने बोला गया ये annual depreciation and the rate of depreciation। देखो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार। आपने 1 जनवरी 2018 को एक एसेट खरीदा जिसका कॉस्ट 1,75,000 है, और उसको लाने में इंस्टॉलेशन खर्चा आपका 25,000 रुपया इंस्टॉलेशन खर्चा हुआ। 1,75,000 का मशीन है और 25,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, और वो मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल का है। 5 साल के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू 10,000 बच जाएगा। आपको निकालने बोला है कि 1 साल का डेप्रिसिएशन क्या आएगा और डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। चलो आओ सोल्व करते हैं। देखो आपको अच्छी तरीके से बताने के लिए ये वर्किंग नोट्स पूरा किया है मैंने कि जो ओरिजिनल कॉस्ट, एक मिनट, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1,75,000, इंस्टॉलेशन चार्जेज 25,000, एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल का, स्क्रैप वैल्यू 10 साल का। निकालने क्या बोला, डेप्रिसिएशन निकालो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे निकाला गया है एनुअल डेप्रिसिएशन, और एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल, ये पूरा एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट 1,75,000 का था, 1,75,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 25,000 है, तो जोड़ करके ये टोटल 2 लाख रुपया का कॉस्ट हो जाएगा।
2 लाख का कॉस्ट हो गया, माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, 10,000 माइनस किए हैं और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इसका 5 साल है तो 5 से डिवाइड किए तो 2 लाख से 10,000 घट गया 1,90,000, 1,90,000 को 5 से डिवाइड किए तो कितना निकल के आया, ये 48,000 रुपया मेरा जो है वो डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। ठीक, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ 48,000 आया, यहाँ 48,000 लिखे डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद इंटू की 100 से और कॉस्ट बोला तो कॉस्ट देखो टोटल कॉस्ट कितना आया था 2 लाख, 2 लाख से डिवाइड कर दिए तो ये 19% मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चलो आओ 9 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया ह्रास के मूल तत्व बताइए, स्टेट द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बोला गया ह्रास के मूल तत्व निम्नलिखित होते हैं, संपत्ति के मूल्य, संपत्ति की कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, संपत्ति का प्रत्याशित उपयोग यानी कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, संपत्ति का अनुमानित या अवशिष्ट मूल्य यानी कि एस्टिमेटेड और एस्केप वैल्यू और रेसिड्यूल वैल्यू। ये 3 चीज जो होता है वो डेप्रिसिएशन में इंक्लूड होता है और इन्हीं 3 चीजों के बेस पे ही जो है वो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, चलो आओ, हम समझ रहे हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आप लोग को हर क्वेश्चन अच्छा से समझा रहे हैं। अगर आप लोग को सिर्फ आंसर चाहिए तो बोलिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को रट्टा मारने से अच्छा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो भी इसको आप पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक चैनल का लिंक और साथ साथ इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं और उनसे जो भी डाउट्स होता है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे जो है वो सारे क्वेश्चंस पूछा करते हैं और मैं उनके सारे सवालों का जवाब देता हूं। तो आप भी चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलो आओ अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा। 10 नंबर पे बोला संचय के 3 महत्व बताइए, स्टेट द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व यानी संचय के 3 महत्व क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है संचय के 3 महत्व निम्नलिखित है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कार्यशील पूंजी को बढ़ाना, जितना ज़्यादा आपका रिजर्व रहेगा उतना ही ज़्यादा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका उतना ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि फंड में पैसा ज़्यादा रहेगा। आर्थिक या वित्तीय स्थिति मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, आपका संस्था में जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगा। संस्था को भविष्य की हानियों से बचाना, प्रोटेक्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर रिस्क, और बिजनेस को फ्यूचर रिस्क से आप बचा सकते हो। तो ये जो है ये 3 इंपॉर्टेंस होता है आपका रिजर्व का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको अच्छा से समझना, यहाँ क्वेश्चंस पे बोला गया था निम्नलिखित सूचनाओं से अंतिम रहतिया एवं बेचे गए माल की लागत की गणना करें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्वेश्चन जो है वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। 2 चीज निकालने के लिए बोला गया है, एक बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक निकालो और एक बोला गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,000 का, सेल्स दे रखा है 40,000 का, कैरेज इनवार्ड 2,500 का, सेल्स रिटर्न 3,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 का, परचेजेज 10,000 का, परचेज रिटर्न 2,000 का और वेजेस दे रखा है आपका 12,500 का। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया गया है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा और अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया रहेगा, अगर ये 2 चीज दिया रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट और सेल, तो इसके बेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर नेट सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला गया है सेल्स कितना का हुआ है 40,000 का सेल्स हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना हुआ 3,000 का, तो 40,000 माइनस 3,000 तो 37,000 रुपया का सेल्स है नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो देखो यहाँ ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 15,000, ग्रोस प्रॉफिट 15,000, तो 40,000 से 30,000 रिटर्न हो गया तो नेट सेल्स हुआ 37,000 का। नेट सेल्स में से 15,000 ग्रोस प्रॉफिट माइनस किए तो 22,000 रुपया का मेरा क्या निकल के आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आ गया 22,000। अब निकालना है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ उसी फॉर्मूला के बेस पे निकाला गया है। चूंकि देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है मेरा अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,000 आया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये बराबर कितना है 22,000। ठीक है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक, ये देखो मेरा ओपनिंग स्टॉक यहाँ दे रखा है 10,000 का, सबको इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ ये मेरा ओपनिंग स्टॉक, देखो ये मेरा यहाँ पे ये मेरा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ कितने का 10,000 रुपया का। ठीक है, सबको इरेज कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी समझ में आ जाए आप लोगों को अच्छा से। ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया है तो यहाँ पे 10,000 लिखे। फिर इसके बाद परचेजेस, तो देखो यहाँ पे परचेजेस मेरा दे रखा है बाद 10,000, तो परचेजेस 10,000 लिखे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो चीज है, कैरेज इनवार्ड 2,500 का है और वेजेस 12,500 का है, तो ये दोनों चीज को यहाँ पे दिखाएं, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। माइनस परचेज रिटर्न, तो देख सकते हैं परचेज रिटर्न यहाँ परचेज रिटर्न यहाँ देखो ये 2,000 का है तो परचेज रिटर्न 2,000, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, उसको छोड़ दिए। तो अब देखो क्या होगा, देखो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, तो जोड़ करके 35,000 आया, माइनस करना है 2,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 35,000 में से 2,000 घटा 33,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर 22,000। माइनस क्लोजिंग स्टॉक को यहीं छोड़े, ये मेरा 22,000 है, 33,000 को इधर ले गए तो माइनस 33,000, तो 22,000 माइनस 33,000 माइनस 11,000, ये भी माइनस और ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना होगा 11,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आया 11,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक 11,000 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 22,000 रुपया है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोला गया है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा चीज जो है वो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है और कौन सा मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ध्यान से समझ जाओ, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है अगर आपको कोई भी पैसा एक साल में अगर बार बार मिलता है तो ऐसा रिसिप्ट आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। ऐसा पैसा जो आपको साल में बार बार मिलते रहेगा तो ऐसा रिसिप्ट आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। और ऐसा रिसिप्ट जो आपको पूरे साल में सिर्फ एक बार होगा या सिर्फ एक बार होगा पूरे लाइफ टाइम पे, ऐसा रिसिप्ट आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। जो पैसा बार बार मिलेगा रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो पैसा एक बार मिलेगा वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है सेल ऑफ गुड्स, 80,000 रुपया का गुड्स सोल्ड किए। तो देखो जी, आप बिजनेस चलाते हो तो गुड्स तो आप बार बार सोल्ड करोगे ही, तो गुड्स बेचने से तो हमेशा पैसा आएगा, तो ये आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक, अब बोला गया है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर जो एडिशनल कैपिटल लाया है वो तो हमेशा नहीं ना लाएगा, एक ही बार लाएगा या तो फिर कभी कभी लाएगा, बार बार तो कभी नहीं लाएगा। तो ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। फिर बोला गया रेंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग सबलेट। आप एक बिल्डिंग को रेंट पे दिए थे और वहां से रेंट रिसीव हुआ 50,000 का, तो भाई रेंट तो हर महीना मिलेगा ना, तो ये आपके लिए हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर बोला गया है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट। क्या आप लैंड एंड बिल्डिंग साल में बार बार बेचते हो? नहीं सर, एक बार कभी कभी बेचे तो बेचे, वरना नहीं बेचते हैं। तो लैंड ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से जो पैसा मिलेगा वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर बॉक्सेस एंड बोटल्स। तो न्यूज़पेपर बॉक्सेस और बोटल्स को आप बार बार बेच सकते हो, तो ये आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, बस आइडेंटिफाई करना था यहाँ कि कौन रेवेन्यू रिसिप्ट और कौन कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम अच्छे से समझना। सिंगल एंट्री सिस्टम का ये क्वेश्चन है। सिंगल एंट्री सिस्टम में आखिरकार क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है पहले ये समझ लो। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा, पहले सिंगल एंट्री सिस्टम बनता कैसे है ये देख लो। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि नॉर्मली जो बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम से बिजनेस अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, वो बस नॉर्मली
नॉर्मली बस यही जानना चाहता है वो कि उसके बिजनेस में कितना का प्रॉफिट हुआ या कितना का लॉस हुआ। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम पे बस आपको कभी भी अगर आपको प्रॉफिट निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा, प्रॉफिट, तो कुछ नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को कंपेयर कर लेना, तो इससे जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। और याद रखना सिंगल एंट्री सिस्टम पे हमेशा आपको प्रॉफिट निकालने बोलेगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर कर लेना, तो जो बच जाएगा डिफरेंस वो स्टॉक होगा। देखो समझाते हैं। सपोज कर लो कि एक पर्सन है, ये मिस्टर ए है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उस समय इसका ओपनिंग स्टॉक जो था, ओएस ओपनिंग स्टॉक जो था, सपोज कर लो 10,000 रुपया था। ठीक है, इसके बाद जब इसने बिजनेस को 1 साल के बाद एंड किया तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 15,000। ठीक है, तो भाई ओपनिंग स्टॉक बिजनेस स्टार्ट करते समय 10,000 का कैपिटल लगाया था, फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 15,000। तो आखिरकार 5,000 से ये 5,000 रुपया से ये स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बोलो या तो फिर कैपिटल बोलो, चलो कैपिटल से समझो इसको। एक बिजनेसमैन था, सपोज कर लो, इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि मिस्टर ए था, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके पास ओपनिंग कैपिटल जो था वो 10,000 था। 10,000 लगा के उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 1 साल बिजनेस चलाने के बाद उसके पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 15,000 का बच गया। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 का था और क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का। तो कितना आखिरकार कितना जो है आखिरकार कितना जो है ये आपका स्टॉक कैपिटल जो है वो कैपिटल कितना इंक्रीज हो गया, 5,000। तो ये कैपिटल अपने आप तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो यही इंक्रीज हुआ है किसके वजह से, प्रॉफिट के वजह से। 1 साल जो उसने बिजनेस चलाया उस बिजनेस में उसको 5,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, यानी फिर से समझाते हैं। एक पर्सन है, मान लो ये मिस्टर बी है, जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय उसका ओपनिंग कैपिटल था 50,000 से स्टार्ट किया था, और उसका जो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो क्लोजिंग कैपिटल उसका 80,000 रुपया हो गया। तो कितना रुपया कैपिटल बढ़ गया उसका, 30,000 का कैपिटल बढ़ा। तो ये 30,000 ऐसे ही तो नहीं ना बढ़ा है, ये 30,000 किसके वजह से बढ़ा, ये 30,000 प्रॉफिट की वजह से बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छा वे में अब आपको दूसरे तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको अब समझाता हूं। एकदम अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि अभी जो समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझना, एकदम जीरो से समझा रहे हैं। सपोज कर लो कि हम आपको बोलते हैं कि एक पर्सन जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया था सपोज, और उस समय उसका ओपनिंग कैपिटल था, सपोज कर लो ओपनिंग कैपिटल था उसका 1 लाख रुपया ओपनिंग कैपिटल लगाया। फिर कुछ दिन के बाद वो अलग से एडिशनल कैपिटल लेकर के आया। एडिशनल कैपिटल, इसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, यानी जो अलग से कैपिटल लाया। सपोज कर लो वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आया 20,000, तो 20,000 कैपिटल बढ़ जाएगा। अलग से कैपिटल लाया है तो 20,000 बढ़ जाएगा। इसके बाद सपोज कर लो कि वो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स कर लिया, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए सपोज कर लो ड्राइंग्स कर लिया, तो ड्राइंग्स घट जाएगा। सपोज कर लो उसने क्या कर लिया जी, ड्राइंग्स कर लिया। सपोज कर लो उसने 5,000 ड्राइंग्स कर लिया, तो 5,000 रुपया उसका घट जाएगा। ठीक है, और उसको 1 साल में कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, सपोज कर लो, सपोज उसको 1 साल में प्रॉफिट हो गया, उसका प्रॉफिट जुड़ जाएगा, प्रॉफिट हो गया उसको 10,000 रुपये का सपोज। ठीक है, तो अब उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, 1 साल के बाद उसके बिजनेस में जो है वो कितना का कैपिटल जो है वो बचा होगा, क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। तो 1,20,000, 30,000 में से 5,000 घट गया, तो यानी 1,25,000 रुपया क्या होगा उसका ओपनिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल उसका कितना बचेगा, 1,25,000 रुपया उसका बचेगा। ठीक है, अब चलो इसको चेंज करते हैं और सपोज कर लो क्वेश्चन पे कि ये जो मेरा प्रॉफिट है 10,000, सपोज कर लो कि ये प्रॉफिट नहीं दिया है, सपोज कर लो ये यहाँ ये 10,000 का प्रॉफिट नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। तो आपको अगर प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसी से प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को यहीं छोड़ते हैं, फॉर्मूला देखना, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को यहीं छोड़ते हैं, और ये पहले से इधर क्या है, कैपिटल है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल, सॉरी कौन सा कैपिटल है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल पहले से पड़ा है इधर, तो ये इधर हो गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब इन सबको उधर भेजेंगे, तो ये ओपनिंग कैपिटल प्लस में था, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा आपका एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल किस में हो जाएगा, माइनस पे, और ये जो ड्राइंग्स माइनस में है उधर जाके किस में बदल जाएगा, ड्राइंग्स बदल जाएगा प्लस पे।
ठीक है, तो देखो इसी चीज को थोड़ा पलट सकते हैं, ये क्लोजिंग एक कैपिटल पहले छोड़ते हैं और ये मेरा ड्राइंग्स को है तो पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं ड्राइंग्स, ठीक है, फिर माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग कैपिटल को, फिर माइनस क्या करेंगे एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट निकालते हैं तो देखो क्लोजिंग कैपिटल कितना रुपया का दिया है 1,25,000 रुपया का क्लोजिंग कैपिटल दिया था, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स कितना दिया है यहाँ पे 5,000 का ड्राइंग्स था, 5,000 को माइनस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल को, क्लोजिंग कैपिटल कितना है ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल कितना है यहाँ पे 1,00,000 को माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल 20,000 को, एडिशनल कैपिटल 20,000 माइनस होगा तो ये घट के कितना आ जाएगा 1,25,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो 1,30,000, 1,30,000 से 20,000 घटेगा तो ये कितना आएगा 10,000 रुपया का आपका, ये 10,000 रुपया का आपका क्या निकल के आएगा प्रॉफिट, यही प्रॉफिट यहाँ भी दिया था, ठीक है। तो याद रखना कभी भी अगर आपको सिंगल एंट्री में प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को निकलेगा और ये प्रॉफिट निकालने का जो है वो ये फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसी बेस पे देखो इस तरीके से ये फॉर्मूला पे बनता है। जब कभी भी आपको प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो उसके लिए आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज है, देखो ए नंबर पे क्या लिखा गया है प्रॉफिट निकालना है ना, क्या निकालना है प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो मैंने अभी आपको बताया था प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल, तो यहाँ पे क्या है ये है मेरा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में किसको ऐड करेंगे तो सर क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, तो ये देखो ड्राइंग्स को यहाँ पे ऐड किए हैं, किसको ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे हम लोग ड्राइंग्स को, ठीक है। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से हम लोग लेस करेंगे, किसको लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, देख सकते हैं यहाँ देखो एडिशनल कैपिटल लिखा है, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे हम लोग, फिर किसको लेस करेंगे हम लोग तो फिर हम लोग लेस करेंगे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे, ये देखो ओपनिंग कैपिटल को, तो प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा मेरा वही आंसर मेरा क्या आएगा प्रॉफिट मेरा आएगा, ठीक है। आया समझ में, फॉर्मेट को अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी फॉर्मेट है ये, ठीक है। चलो अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, मोहन हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, मोहन है जो अपना बुक सिंगल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग बनाता है, टेल्स यू दैट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 1,75,000, 31 मार्च 2019 को 1,75,000 का कैपिटल है, एंड हीज कैपिटल ऑन 31 मार्च 1 अप्रैल 2018 1,90,000। बोला गया ही फार्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल पर्पस 70,000। He sold investment of 20,000 at 5% premium and brought the money into the business. You are required to prepare a statement of profit or loss. आपको statement of profit and loss बताना है। क्वेश्चन को समझ लो पहले, क्या बोला क्वेश्चन पे, मोहन जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स बनाता है। बोला गया 31 मार्च 2019 को उसका कैपिटल है 1,75,000 रुपया का, तो 1,75,000 रुपया है, और दूसरा कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को है, 2018 को 1,90,000 का। तो ध्यान से समझना कि 1 अप्रैल 2018 ये ओपनिंग कैपिटल है 90,000 1,90,000 का, और 31 मार्च 2019 ये क्लोजिंग कैपिटल है आपका 1,75,000 का, ठीक। फिर ड्राइंग्स दिया गया है, ड्राइंग्स कितना का है 70,000 रुपया का, उसका जो है वो ड्राइंग्स दिया है 70,000 रुपये का, और बोला उसने अपने फिक्स एसेट को सोल्ड किया है 20,000 रुपया प्लस 5% प्रीमियम पे, तो 20,000 है और प्लस 20,000 का 5% यानी कि 1,000, यानी 21,000 रुपया में उन्होंने फिक्स एसेट को बेचा, और इस 21,000 रुपया का पैसा को बिजनेस में एडिशनल कैपिटल के रूप में उसने लाया है,
ठीक है, आपको इसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया था, देखो सेम वैसा ही है। यहाँ लिखे ऊपर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्लोजिंग कैपिटल लिखा जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,75,000। इसमें ऐड किया जाता है ड्रॉइंग्स को, ड्रॉइंग्स है 70,000। तो 1,75,000 में 70,000 को जोड़े तो कितना रुपया निकल के आया मेरा, 2,45,000 रुपया मेरा निकल के आया। ठीक, फिर इसमें से लेस किया जाता है एडिशनल कैपिटल को। तो देखो 20,000 रुपया का एसेट को 10% एक्स्ट्रा यानी प्रॉफिट में बेचा तो 1,000, तो 20,000 और 1,000 21,000 में बेचा। तो 2,45,000 में से 21,000 घटाएं तो 2,24,000 रुपया आया। इस 2,24,000 को हम लोग एडिशनल कैपिटल बोल सकते हैं। अब ये जो 2,24,000 रुपया जो मेरा आया है, ये 2,24,000 रुपया जो मेरा आया है, इस 2,24,000 रुपया में से ओपनिंग कैपिटल भी तो माइनस होता है लास्ट में। 1,90,000 है, 1,90,000 माइनस किए तो लास्ट में जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा निकल करके लास्ट में मेरा, अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट आएगा, माइनस में आया तो लॉस आएगा। तो 2,24,000 में से 1,90,000 घटाएं तो मेरा ये जो 34,000 है उस 34,000 का मेरा प्रॉफिट आया। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत इजी है। जब भी प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर प्लस पे आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया है लेखांकन प्रक्रिया में ऑटोमेशन का क्या आशय है। व्हाट इज मीन्ट बाय ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कंप्यूटर के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसी चीज को ऑटोमेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। यानी जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, कुछ भी बनाना है, बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन है, जब उसको हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को जब कंप्यूटर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं, तो वही मेरा ऑटोमेशन कहलाता है। एक डाटाबेस के बेस पे जो है ऑटोमेशन जो है वो पूरा काम करता है। लेजर, ट्रायल बैलेंस सब उस डाटाबेस के बेस पे बनाया जाता है। आज बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस है, उन सारे बिजनेस अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर बेस पे यानी ऑटोमेशन के बेस पे ही करते हैं। इसी चीज के बारे में यहाँ पे थ्योरी जो है वो डिटेल्ड में मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर हो गया। आगे ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, देखो क्या बोला गया है 15 नंबर पे, बोला गया है, देखो 15 नंबर पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है ए फार्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 ए मशीनरी फॉर ₹13,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स रिपेयर। 1 जनवरी 2016 को एक फार्म जो है 13,000 रुपये का मशीन खरीदा और उसमें 2,000 रुपया खर्चा किया इंस्टॉलेशन के लिए। फिर आगे क्वेश्चन पे बोला ऑन 1 जुलाई 2017 अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेज। 1 जुलाई 2017 को एक दूसरा मशीन खरीदे 40,000 रुपया का। ऑन 1 अप्रैल 2018 द मशीनरी बाउट ऑन 1 जनवरी 2016 वाज सोल्ड ऑफ ₹5,000। और देखो यहाँ ये बोल रहा है क्वेश्चन पे कि 1 जनवरी 2016 को जो मशीन खरीदे थे उस मशीन को बेच दिया गया है आपका 1 अप्रैल 2018 को। कितना में बेचा, 5,000 रुपये। एंड वन ऑन द सेम डे ए न्यू मशीनरी परचेज ऑफ ₹30,000। और जिस दिन बेचे यानी कि 1 अप्रैल 2018 को एक और मशीन खरीदा गया 30,000 का। बोला गया है अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम है तो आप एक मशीन का अकाउंट खोल के दिखाइए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए मशीन अकाउंट खोल के दिखाइए। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। चलो आओ देखो, आप लोग को अच्छा से समझाने के लिए मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को यहां बना दिया है। थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा करके इसको दिखाने का कोशिश करते हैं। आई होप दिख रहा होगा। देखो ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है, यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में लिखा गया है, देख लो ये मशीनरी अकाउंट, ये पूरा फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट का। तो सबसे पहले मशीन कब खरीदा गया था, बोला गया था 1 जनवरी 2016 को मशीन खरीदा था। तो सबसे पहले कितना का मशीन खरीदा गया था, 15,000 का। तो पहला मशीन खरीदा है तो इसको नाम दे देते हैं मशीन 1। तो पहला मशीन खरीदने का एंट्री तो डेबिट साइड में लिखा गया है टू बैंक अकाउंट। कितना का मशीन था, तो भाई 13,000 रुपया का मशीन और 2,000 का इंस्टॉलेशन यानी टोटल 15,000 का मशीन। तो यहाँ देखो 15,000 लिखा गया है। फिर 1 साल के बाद 31 दिसंबर को उस पर डेप्रिसिएशन काटा गया तो क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन लिखे तो 15,000 रुपया का 10%
10%, देखो अच्छा से समझाएं, 15,000 का 10% यानी 1500। अब बैलेंस किए तो डेबिट में है 15,000, यहाँ भी होना चाहिए 15,000। 15,000 में से 1500 डेप्रिसिएशन घटा तो पहला साल कितना का मशीन बच गया, 13,500 का मशीन बचा। अब चूंकि इसको सीडी से बैलेंस किया जाता है और इस सीडी को इधर क्या बना दिया हम लोग, बीडी बना करके लेकर के आ गए 13,500। अब 2017 में आ गए, 1 जनवरी 2017, ठीक है। और बोला गया था कि 2017 पे जो है मशीन्स जो है एक और मशीन्स खरीदा गया है। फिर उसके बाद उस मशीन्स को खरीदने का एंट्री किए यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट देखने दो जरा, ठीक है। देखो 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन खरीदे है ना, तो 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन खरीदे तो उसको मशीन 2 नाम दिए 40,000 का। फिर अब दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन काटा गया है बाय डेप्रिसिएशन। तो देखो पहला मशीन बचा कितने का था, 13,500 का, तो 13,500 का 10% डिप्रिसिएशन 1350, और दूसरा मशीनरी 40,000 का, तो 40,000 का 10%। और 1 जुलाई को खरीदा ना, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, मशीन 2 का बात कर रहे हैं, 1 जुलाई से 31 दिसंबर यानी 9 महीना, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन काटा गया है 2,000। तो 1350 और 2,000 टोटल कितना डेप्रिसिएशन काटा गया, 3,350। अब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस सीडी निकाले, पहला मशीन कितना का था 13,500, 13,500 में 1,350 घट गया तो 12,150। दूसरा मशीन 40,000 था, 2,000 डेप्रिसिएशन कट गया तो 38,000, तो 12,150 और 38,000 50,150 का बचा। फिर दोनों अमाउंट को जोड़े 53,500, 53,500। फिर ये जो 50,150 है इसको यहाँ पे क्या बना दिए, सीडी को यहाँ बीडी बना के लाए। फिर 2018 पे जो बोला है 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदे तो 2 बैंक करके तीसरा मशीन का दिखा दिए, 30,000 का एक और मशीन खरीदे। अब इस चीज को अच्छा से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना है। बोला गया था कि 1 जनवरी 2016 को जो मशीन खरीदे थे उसको 1 अप्रैल 2018 को बेचे हैं, तो पहले जो मशीन बेचे उसका काम करेंगे। तो 2018 में 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 1 अप्रैल को बेचे हैं, तो आखिरकार कितना दिन, 3 महीना यूज हुआ कि नहीं हुआ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना यूज हुआ ना, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन काटा गया है। देखो डेप्रिसिएशन मशीन 1 पे 12,150 का मशीन बचा था, इसका 10% 3 महीने के लिए 304 रुपया आया। अब बेचे हैं 5,000 पे, कितना में सोल्ड किए 5,000 पे, तो सोल्ड किए हैं तो क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट सोल्ड के नाम से दिखाएं 5,000। अब ध्यान से समझना कि एसेस्ट को बेच के प्रॉफिट होगा या लॉस। तो बताओ जो एसेस्ट बेचे वो कितना का था, एसेस्ट बेचे हैं वो 12,150 का था, डेप्रिसिएशन कितना कटा, 304 रुपया का डेप्रिसिएशन कटा, और बेचे कितना में 5,000 पे, तो कितना का कम में बेचे हैं 6,846 रुपया कम में बेचे हैं, ठीक है। तो ये 6,846 रुपया का मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। ये वर्किंग नोट्स यहाँ देख लीजिएगा, 6,846 रुपया का क्या हुआ, यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। तो गुड्स को सोल्ड करके क्या हुआ, हमको लॉस हुआ, ठीक। अब पहला मशीन तो बेच के चला गया, अब 2 और मशीन तो है ना, तो उन दोनों मशीन को यूज करे होंगे। तो मशीन 2 पे यानी 38,000 का जो मशीनरी 2 था उस पे डेप्रिसिएशन 10% कटा यानी 3800, और दूसरा मशीन जो 30,000 का था उसमें 10% डेप्रिसिएशन 9 महीना, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा है और 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, तो दूसरा मशीन पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन काटा गया 2,250, तो आया टोटल डेप्रिसिएशन 6,050 रुपया। अब चूंकि पहला मशीन को बेच चुके हैं तो जो 2 मशीन है उन मशीन का सीडी और बीडी निकाले, तो पहला मशीन का सीडी बैलेंस बचा है 34,200 रुपया और दूसरा मशीन का 27,750 यानी 61,950 रुपया का बचा है। देखो जो स्टूडेंट्स पहले से डेप्रिसिएशंस पढ़े हैं उसको ये समझने में हार्ड नहीं लगा होगा, और जो स्टूडेंट्स इसको पहले से डेप्रिसिएशंस को नहीं पढ़े हैं मैं यहाँ सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। आप लोग क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले करके इसको जो है अपने से जो है वो प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले करके इसको देख देख के बनाना, क्योंकि डेप्रिसिएशन से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी पूछा जा सकता है लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ज्यादा चांस है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से 1-2 बार इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है आयगत संचय तथा पूंजीगत संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्स बिटवीन रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो देखो ये उन दोनों में कुछ कुछ अंतर है, ये बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को दिखा रहा हूं। जब कभी भी अंतर बोलेगा, डिफरेंसेस बोलेगा, तो इसी तरीके से उसको टेबल में जो है वो डिफरेंसेस को एक्सप्लेन आप लोग करोगे, ठीक है। तो देखो क्रम संख्या लिखा गया है, अंतर का आधार यहाँ पे आयगत संचय और यहाँ पे पूंजीगत संचय। पहले हिंदी में समझा देता
लेते हैं फिर इंग्लिश में। तो देखो, आयगत संचय सृजन का स्रोत, मतलब आयगत संचय जो है वो मिलता कहाँ से है, आयगत संचय की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो इसका सृजन आयगत लाभ से होता है, यानी जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वहां से रेवेन्यू रिजर्व आता है। ठीक है, अब उसी तरह से पूंजीगत संचय कहाँ से आएगा, तो पूंजीगत लाभ से पूंजीगत संचय आता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ता है आयगत संचय का, तो आयगत संचय का जरूरत संस्था की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, पूंजीगत संचय का जरूरत क्यों पड़ता है, लेखांकन रीतियों या औपचारिक अवस्थाओं के लिए, कंपनी को लंबे समय तक चलाने के लिए। ठीक है, एक बिजनेस में जितना भी डे टू डे खर्चा है उसके लिए आयगत संचय चाहिए, और एक बिजनेस में लंबे समय तक जो खर्चा होगा उसके लिए पूंजीगत संचय चाहिए। लाभांश के लिए उपलब्ध, आयगत संचय लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध रहता है, मतलब ये जो रेवेन्यू रिजर्व होता है उससे आप डिविडेंड को बांट सकते हो और इसको बांट नहीं सकते। उपयोग कहाँ किया जाता है, आयगत संचय का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन पूंजीगत संचय का उद्देश्य विशेष समय के लिए या तो फिर बोनस देने के लिए किया जाता है। ठीक है, 3-4 ऐसे एग्जाम्पल्स है, इसको याद कर लेना। ये रहा इंग्लिश में बोला गया है, इंग्लिश में क्या क्या सेम चीज है। इंग्लिश में रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंसेस है, तो सबसे पहले ओरिजिन, प्राप्ति कहां से होता है, तो बोला गया है रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट से रेवेन्यू रिजर्व आएगा और कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व मिलेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट से रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व। ठीक, और दूसरा क्रिएशन, इसको क्यों बनाया जाता है, तो इसको बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और इसको बनाया जाता है किसी स्पेशल टर्म के लिए। ठीक है, डिविडेंड देना, तो रिजर्व से जो है वो डिविडेंड दिया जा सकता है और कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। यूजेज, रेवेन्यू रिजर्व का यूजेज सभी तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया जाएगा और कैपिटल रिजर्व का यूजेज स्पेशल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो है वो किया जाता है। ठीक है, आया समझ में। अगर इसको और डिटेल्ड में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जा करके जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो टॉपिक है वहां देख लेना, वहां इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 महाबेकार क्वेश्चन है, महाबेकार क्वेश्चन। यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल अकाउंट का, और जिस तरीके का क्वेश्चन नंबर 17 में फाइनल अकाउंट का पूछा गया है उस तरीके का क्वेश्चन नहीं देगा, इसलिए मैंने यहाँ उस क्वेश्चन को नहीं बताया है। आप लोग भी उस तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस मत करना। इसके बाद जो दोनों सेट में, सेट 2 और सेट 3 में जो क्वेश्चंस दिया है फाइनल अकाउंट का, वो क्वेश्चंस को करना, लेकिन इस क्वेश्चंस को नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया, मोहन कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर इज अंडर। सेम सिंगल एंट्री सिस्टम है, मोहन एक बिजनेसमैन है जो सिंगल एंट्री सिस्टम से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उसके बिजनेस का एसेट और उसके बिजनेस का लाइबिलिटी दिया है। ध्यान से समझना 2 साल के बारे में दिया है, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, 2 साल का एसेट और लाइबिलिटी दिया। तो देखो उसके पास क्या क्या था, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का था 2019 में, 80,000 का स्टॉक था, 34,000 का, 32,000 का, सन्ड्री डेटर्स था 39,000 का, 45,000 का, कैश 1,000 का, 900 का, बिल्स पेबल नील था, फिर 5,000, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 और 14,900। ये 2 साल का उसका एसेट और लाइबिलिटी दिया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, ड्यूरिंग 2018-19 ही इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल के रूप में 10,000 लाया, विड्रॉ ₹5,000 एवरी मंथ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 5,000 रुपया का उसका ड्रॉइंग्स है। ठीक है, हर मंथ का उसका क्या है, पर मंथ 5,000 रुपया का क्या है उसका ड्रॉइंग्स है। बोला गया कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 के लिए आपको क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला। अभी हम बताए थे सिंगल एंट्री सिस्टम में जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो सबसे पहले 2 चीजों का होना जरूरी है, एक है आपका क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा है आपका ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ ना तो यहाँ एसेट और लाइबिलिटीज दिया है, ये एसेट और लाइबिलिटीज दिया है, यहाँ ना तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है ना ओपनिंग कैपिटल। जब क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। यानी हम 2018 का अलग से कैपिटल निकालेंगे और 2019 का अलग से कैपिटल निकालेंगे, और कैपिटल निकालने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है, बस वहां स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है, बस वहां एसेट और लाइबिलिटीज को दिखाओ और एसेट और
लाइबिलिटीज के बेस पे जो है आपका कैपिटल आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट का मिलता जुलता डुप्लीकेट होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो आओ बनाते हैं। तो 2018 का अलग से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और 2019 का अलग से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। तो देखो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने के लिए यहाँ 2018 और 2019 का अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने आप लोगों को बताया है। जूम कर देते हैं। देखो दो अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे होगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा, देखो यहाँ बोला गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये 2018 का, ये भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है 2019 का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का इस साइड में लाइबिलिटीज लिखा जाता है, उसका अमाउंट, इधर एसेस्ट और अमाउंट, इधर भी लाइबिलिटीज और यहाँ उसका एसेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। 2018 का अलग दिया है, ये 2018 का है और ये 2019 का है। तो देखो एसेस्ट में क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है, इसका 80,000, स्टॉक है, इसके बाद सन्ड्री डेटर्स है, केस है, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो करेंट लाइबिलिटी होता है। तो सारे एसेस्ट को एसेट साइड और सारे लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो एसेस्ट में क्या क्या है, इसका प्लांट एंड मशीनरी 6,000 का है, स्टॉक 34,000 का है, सन्ड्री डेटर्स 39,000 का है और केस 10,000। इसका एसेस्ट में प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का है, स्टॉक 34,000 का है, सन्ड्री डेटर्स 45,000 का है और केस 9,000 का है। ठीक, और लाइबिलिटी में क्या क्या है, तो लाइबिलिटी में इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 का है और बिल्स पेबल जो है वो कुछ नहीं है। इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,900 का है और बिल्स पेबल आपका जो है ये बिल्स पेबल आपका कितने का है, 5,000 रुपया का है। ठीक, अब बैलेंस करेंगे तो टोटल एसेस्ट को जब जोड़ेंगे 6,000, 34,000, 39,000, 1,000 तो ये आएगा 1,34,000। तो इधर भी होना चाहिए 1,34,000, लेकिन है कितना, 15,000। तो कितना रुपया घट रहा है, ये घट रहा है आपका कितना रुपया घट रहा है, ये घट रहा है आपका 1,19,000 रुपया घट रहा है। तो 1,19,000 का आपका क्या हुआ, कैपिटल, यानी 2018 का कैपिटल कितना आया, 2018 का कैपिटल आया 1,19,000। वैसे ही इसका में जोड़े तो देखो 80,000, 34,000, 45,000, 9,000, तो 2019 का एसेस्ट कितना है, 1,49,900। तो इधर भी 1,49,900 होना चाहिए, लेकिन कैपिटल है, लाइक क्रेडिटर्स है 14,900 और बिल्स पेबल 5,000। तो कितना रुपया का कैपिटल घट रहा है, इधर घट रहा है 1,40,000 का। तो ये 1,40,000 कैपिटल, यानी 2019 का जो कैपिटल है मेरा वो कैपिटल कितना है, 1,40,000। अब बताओ 2018 और 2019 है, तो 2018 ओपनिंग है और 2019 क्लोजिंग। तो 2018 का कैपिटल ये ओपनिंग कैपिटल हुआ मेरे लिए और 2019 का कैपिटल ये मेरे लिए क्लोजिंग कैपिटल हुआ। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आ गया है। ओपनिंग कैपिटल 1,90,000 और क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 का। ठीक है, चलो अब आ गया है तो हमको अब क्वेश्चंस बनाना है, तो क्वेश्चंस को अब इस हिसाब से बना सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से रख लीजिएगा। अब देखो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो देखो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखा गया है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग, यहाँ स्टॉक गलती से लिखा गया, आप लोग कैपिटल लिखना, क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं ना। यहाँ देखो क्लोजिंग कैपिटल कितना आया है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 का। तो यहाँ देखो 1,40,000 दिखाएं। फिर रूल्स के रिगार्डिंग माइंड ऐड होता है ड्राइंग्स। तो क्वेश्चन में बोला गया है ना, यहाँ ड्राइंग्स कितने का है, ये देखो ड्राइंग्स कितने का है, 5,000 का ड्राइंग्स है। तो यहाँ ड्राइंग्स ऐड कर दिए 5,000, तो जोड़ करके आ गया 1,45,000। ठीक है, 1 मिनट रुको, एक चीज गलती है, ड्राइंग्स बोला गया था 5,000 पर मंथ है। ड्राइंग क्या बोला गया था, 5,000 रुपया पर मंथ है ना। तो 5,000 पर मंथ यानी कि 5,000 इंटू 12, तो 12 पचे 60, यहाँ पे 60,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये 1,45,000 नहीं, ये ऐड करके ये आपका 2 लाख रुपया का ये हो गया। ठीक है, 2 लाख हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि एडिशनल कैपिटल कितना लाया है, 10,000। तो लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल 10,000, तो ये 2 लाख में से 10,000 रुपया घट गया। तो ये कितना आएगा, 1,80,000 रुपया मेरा आया। ठीक है, ये नहीं आएगा। अब इसमें फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, 1,90,000 रुपया को लेस करेंगे। 1,90,000 रुपया ओपनिंग कैपिटल को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा, मेरा 10,000 रुपया आंसर आएगा माइनस। और अगर माइनस में आएगा तो ये मेरे लिए प्रॉफिट नहीं है, ये मेरे लिए क्या आएगा, लॉस आएगा, लॉस फॉर द
ईयर्स। कितना का लॉस आया जी मेरा? 10,000 रुपया का मेरा लॉस आया है। ठीक है, क्वेश्चन में यही निकालने बोला गया था। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेकिन क्वेश्चन जब बनाए तो क्वेश्चन से क्या निकल के आ रहा है? लॉस निकल करके आ रहा है। ठीक है, चलो मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन सही बनाया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो बेझिझक आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, अभी जो क्वेश्चंस बताएं उसी तरीके का क्वेश्चंस दे रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इसका आंसर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम बुक का जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। बुक का सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 14 है। अभी जैसा क्वेश्चन बताया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसको बनाना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर है वो 6300 6300 आएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। ये एसके सिंह का बुक का क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन है, 2 साल का दिया गया है। इसको भी आप बनाना और मुझे इसका आंसर बना के दिखाना। यानी इन दोनों ही क्वेश्चंस पे जो है आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, जिसमें से आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जरूर बना के मुझे जरूर इसका आंसर सेंड कीजिएगा। 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन बोला गया है लेखांकन में कंप्यूटर की भूमिका को बताइए। लेखांकन में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, इसके लिए मैं आपको ये जो है ये स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूं। लेकिन मैं बता देता हूं कि कंप्यूटर का क्या भूमिका है। तो आज के समय में बिजनेस इतना तेजी से बढ़ रहा है, जहां अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को बहुत फास्ट तरीके से और एक्यूरेसी तरीके से रिकॉर्ड करने का जरूरत पड़ता है। तो आज जो है मैक्सिमम बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्यूटर के बेस पे ही किया जाता है, डेटाबेस के माध्यम से। जैसे DBMS हो गया या ER मॉडल हो गया, मॉड्यूल हो गया, उसी तरीके से बाकी के द्वारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है नोट्स बना करके लग करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि घूम फिर के बात वही निकल करके आएगा। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इसको अच्छे तरीके से जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ और है? ये देखो तीनों का स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप टोटल 19 का 19 क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया है। टोटल 19 का 19 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही आप लोगों को जो है वो सेट 2 और सेट 3 का वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखो वीडियो में देरी इसलिए होता है क्योंकि सारी चीज़ों को मुझे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट आऊँ और सिर्फ आंसर बता के चला जाऊँ तो बोलिएगा, तो वैसे भी करूँगा, तो बहुत ही कम समय में वीडियो जो है वो पूरा बन जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ों को समझाना पड़ता है, इसलिए जो है वो वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, चलो इसको अच्छे तरीके से करके जो होमवर्क दिए हैं उसको कंप्लीट करके रखिएगा। जो भी डाउट है वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। अकाउंटेंसी के बाद जो जो सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, उसको कमेंट करके बताना। आप लोगों का जो कमेंट आएगा सबसे पहले मैं उसी सब्जेक्ट्स का ही वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।